नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी विथ आयुष देख रहे हैं और हमने यूजीसी नेट और स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है पात्रता परीक्षा जैसे बेट और जेट। अभी तो फिलहाल तो जेट होने वाली है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बेट संभवतः अगले महीने में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए हम पेपर वन पढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त किया है, लगभग 7 क्लास में। आज से हम शुरू करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता। तो शोध अभिक्षमता आज से हम शुरू करेंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आयुष है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने इस एग्ज़ाम को कई बार क्रैक किया है, तो एक मोटा मोटी समझ है हमको इस एग्ज़ाम को। पिछले 5-6 साल से मैं इसको बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ। और मैं ये मुझे मेरा बनाने का सीधा एक मकसद है कि चूंकि मैं हिंदी माध्यम से रहा हूँ, वर्नाकुलर बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो जो साथी इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि जो जो मुझे मैंने फेस किया कि जो कंटेंट है यूट्यूब पे वो अंग्रेजी में है, या फिर अंग्रेजी का अनुवाद है, जो टीचर है वो अंग्रेजी के शब्द यूज कर रहे हैं, वो अंग्रेजी को समझा रहे हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं। तो एक चुनौती रही है जिसके वजह से कई बार एग्जाम नहीं निकल पाता है लोगों का। तो मैं उसी जो प्रॉब्लम है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पहल को शुरू किया है। और जो कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो समय की अभाव रहती है। अभी देख रहे हैं जैसे कि मैं 12 बजने को है, 12 बजे बज रहा है, तो लगभग ये चलेगा लगभग अ, पूरा अपलोड वगैरह करने में 1:30-2 बज जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक दिन आपके पास एक सवाल, मतलब एक वीडियो पहुँचे जिससे कि आप आगामी जो 26 में जून में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें। और आप अगर इसको फॉलो करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका माध्यम हिंदी है, आप हिंदी में समझते पढ़ते लिखते अच्छा हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको फॉलो कीजिए। और जब ये कोर्स समाप्त हो जाएगा तो हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी शुरू करेंगे। ये नोट्स हमने 2-3 किताबों से मिलके बनाई है, कुछ हमारे नोट्स थे उसको मिला के बनाया है, तो ये सफिशियंट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान भाषा में है, टू द पॉइंट है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए, उसको रिवीजन कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी लाइन नहीं लिखी गई है, जैसा कि आपको दिखेगा भी। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो बाकी जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। और सपोर्ट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए, पहला क्लास है आज, शोध अभिक्षमता, है ना। शोध अभिक्षमता जो है वो क्या है, आपको क्या लगता है कि शोध अभिक्षमता क्या है? बताइए, शोध अभिक्षमता के बारे में आपकी क्या समझ है? तो जो शोध पद्धति है, रिसर्च मेथोलॉजी, मेथोडोलॉजी, है ना, मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? तो अनुसंधान पद्धति व तरीका है, मतलब वो एक प्रक्रिया है जिससे एक शोधार्थी, यानी जिससे एक शोधकर्ता यह तय करता है कि वो अपने शोध को कैसे करेगा और किस समस्या का समाधान कैसे खोजेगा, किसी समस्या का समाधान कैसे खोजेगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, मैं पीएचडी का स्कॉलर हूं, तो मैं शोधार्थी हुआ, तो मुझे शोध, जो मेरे टॉपिक्स है उसको कैसे करना है, टॉपिक्स के जो को ग्राउंड पे कैसे ले जाना है, जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने तैयार किए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक जॉइंट फैमिली पे रिसर्च कर रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली का मॉडर्नाइजेशन, जॉइंट फैमिली पे मॉडर्नाइजेशन का क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है। तो ये एक मेरा प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, रिसर्च स्टेटमेंट। अब इसमें हमने 2-3 ऑब्जेक्टिव निकाले कि जॉइंट फैमिली, हम अब क्या चाहते हैं उसमें। हमने प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम निकाला, रिसर्च क्वेश्चन निकाला, रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकाला, तो वो सारी विधि को कैसे किया जाए उसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, अनुसंधान पद्धति। ठीक है। यानी आप जब रिसर्च करेंगे तो उस रिसर्च की जो, मतलब फाइंडिंग्स होंगी, वहां तक पहुंचने की, मतलब रिसर्च का जो परिणाम होगा, जो उत्पाद होगा, वहां तक पहुंचने की
जो व्यवस्था होगी उस पद्धति को क्या कहेंगे? उसी पद्धति को कहेंगे अनुसंधान पद्धति। समझ गए ना? फिर से समझा दे एक बार कि आप रिसर्च करने गए, मान लीजिए आप, चलिए आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, लास्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको भी उसमें कुछ रिसर्च करना होता है, कुछ थोड़ा बहुत आपको मतलब सेकेंडरी डाटा पे या प्राइमरी डेटा पे आपको काम करना होता है। तो पूरी जैसे कि रोटी हम बनाते हैं तो उसकी एक पद्धति होती है ना, पहले आटा गूंथना है, फिर उसके उसको एक अपने आकार में उसको काट मतलब अलग करना है, फिर उसमें उसको बेलना है, गोलाकार करना है, फिर तवा पे चढ़ाना है, तवा गर्म है कि नहीं ये ध्यान में रखना है, फिर उसकी जो 2-3 बार उसको पलटना है वो फिर फूलेगी। तो एक पद्धति हुई ना रोटी बनाने की, उसी तरीके से शोध करने की जो पद्धति होती है उसी को अनुसंधान पद्धति कहते हैं। समझ गए? है ना? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक तार्किक और व्यवस्थित योजना होती है जिसके माध्यम से शोध किया जाता है। ठीक है? अब देखिए, जैसे कि मैंने रोटी का उदाहरण दिया, तो रोटी का एक उदाहरण है, एक व्यवस्था है बना हुआ रोटी बनाने का, लेकिन शोध में क्या है कि एक तार्किक, तार्किक क्या होता है, तर्क क्या होता है? तर्क जिसका मतलब होता है कि आ, मतलब एक व्यवस्थित तरीका, है ना? तर्क मतलब क्या होता है कि दो चीजों को जोड़ के जिसका एक मीनिंग निकल सके, है ना? जिसका एक मीनिंग निकल सके, कि जैसे कि न्यूटन ने खोजा ना कि भाई जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, तो ये तर्क हुआ, है ना? तो फिर उसी पे आधार पर उन्होंने ग्रेविटीज का नियम निकाला। तो ये पूरे मतलब पूरे विश्व में हर एक जगह यही नियम है कि जो चीजें ऊपर से गिरती है वो नीचे आती है। तार्किक और व्यवस्थित योजना होती है जिसके माध्यम से शोध किया जाता है। ठीक है? अब चलिए शोध पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो शोध पद्धति शोध को वैधता देती है। वैधता क्या होता है? वैलिडिटी। ये आगे हम चर्चा करेंगे, विस्तृत में हमने उसको बनाया है। और वैज्ञानिक रूप से ठोस निष्कर्ष प्रदान करती है। वैज्ञानिक रूप क्या होता है फिर? तो वैज्ञानिक रूप ये होता है जो, जैसे हमने ऊपर बात किया ना, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब चरणबद्ध तरीके से एक व्यवस्था होगी जिसको चरणबद्ध तरीके से हम वहां तक पहुंचेंगे, उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक रूप से ठोस निष्कर्ष प्रदान करती है। यानी शोध पद्धति शोध को वैधानिक वैलिडिटी देती है और वैज्ञानिक रूप से ठोस निष्कर्ष प्रदान करती है। वैधता के बारे में जो है, वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें क्योंकि आगे इसके बारे में बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो वैधता क्या होता है कि एक प्रक्रिया होता है, जो प्रक्रिया सबके लिए समान होता है ना? जैसे कि रोटी की बात मैं आपको करूं, तो रोटी जो पूरे बनती है, गोल रोटी पूरे घर में कमोबेश एक प्रक्रिया ही होती है ना? मतलब अगर रोटी फूलेगी तो एक प्रक्रिया ही होगी। अगर आप रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। तो ये तो मतलब आप रोटी का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन वैधता वैलिडिटी यानी जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताया कि मैं ज्वाइंट फैमिली पे रिसर्च कर, मतलब मेरा मान लीजिए कि मेरा टॉपिक है ज्वाइंट फैमिली, तो वैलिडिटी क्या होगा उसका? कि एक प्रोसेस होगा कि हम पहले जो है कहाँ क्षेत्र हमारा क्या होगा, हम क्षेत्र में जाएंगे तो हम जो हमारा डेटा जो कलेक्शन होगा वो किस घरों में से होगा, ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली से होगा। तो एक पूरी जो प्रक्रिया होगी यानी एक मतलब अ, व्यवस्थित प्रक्रिया होगी, उसी को वैलिडिटी बोलते हैं। और जिसका जो निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक रूप से ठोस रूप से प्रदान करती है। तो शोध पद्धति वही है। आगे इसको और क्लियर करेंगे। तो ये विस्तृत योजना होती है ना, जो शोधकर्ता को सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है? अब समझ रहे हैं ना कि शोध पद्धति जो है एक विस्तृत योजना होती है आपके शोध करने का, रिसर्च करने का, जो आपको सही रास्ते पे बनाए रखती है, जो आप भटक नहीं पाते। ठीक है? अब तीसरा क्या है कि ये प्रक्रिया सुव्यवस्थित, प्रभावी और नियंत्रित बनी रहती है। सुव्यवस्थित मतलब आप समझ रहे हैं ना? फिर वही बात, ऊपर व्यवस्थित लिखा हुआ है, नीचे सुव्यवस्थित लिखा हुआ है, तो सुव्यवस्थित मतलब एकदम मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड, इंग्लिश में बोले तो। व्यवस्थित हम लोग तो सामान्य भाषा में समझते हैं। प्रभावी यानी आप उस पूरे व्यवस्था को, मतलब पूरे शोध प्रक्रिया को, पद्धति को एक प्रक्रिया से तो गुजार ही रहे हैं, साथ में आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और नियंत्रित यानी आपको वो बांध के रखती है, यानी आप इधर उधर नहीं भटक सकते। यानी मैं ज्वाइंट फैमिली पे शोध करने गया और मैं वहां पे जाके जो है स्कूली राज्य मतलब पंचायती राज व्यवस्था पे शोध करने लग गया, तो ये वही एक पद्धति है। या ये तो बहुत मतलब अलग हो गया। थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं कि मैं ज्वाइंट फैमिली पे शोध करने गया और वहां पे जाके कास्ट पे शोध करने लग गया। तो वही है कि ये जो पद्धति है आपको नियंत्रित करके रखती है कि जो ऑब्जेक्टिव के साथ आप जा रहे हैं उसको आप पूरा करें, है ना?
तो चौथा क्या है कि शोधकर्ता की कार्य प्रणाली से पाठक यह समझ पाता है कि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कौन सा दृष्टिकोण या कौन सा विधियां अपनाई गई है ना। तो वही बात ऊपर लिखा गया है कि शोध पद्धति का मतलब ही यही है कि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या अपनाया जा सकता है या किन विधियों को अपनाई जा सकती है ना। अब देखिए मेन सवाल है कि रिसर्च क्या है ना। रिसर्च क्या है? तो रिसर्च जो है नई जानकारी खोजने का एक तरीका है। शोध में किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किसी विषय विषय या समस्या का विस्तार से अध्ययन या प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अब इसमें दो भाग हैं। एक तो ये कि नई जानकारी खोजने का एक तरीका है, यहाँ पे हमने देखा है ना। और एक ये है कि किसी भी प्रश्न को जानने के लिए उत्तर जानने के लिए किसी विषय या समस्या का विस्तार से अध्ययन और प्रशिक्षण किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई रिसर्च हो चुका है तो उस पे भी जो है पुनः रिसर्च किया जाता है उसको पता लगाने के लिए कि कितना जो है अभी वो प्रासंगिक है ना। शोध क्या है? नई जानकारी को खोज करना और किसी भी मतलब किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किसी विषय या समस्या का विस्तार से अध्ययन और प्रशिक्षण करना। यानी जो नई जानकारी पा रहे हैं वो तो शोध है ही, साथ में किसी विषय या समस्या का उत्तर के लिए विस्तार से अध्ययन और प्रशिक्षण करना, ये शोध कहलाता है। शोध के उद्देश्य किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता है, जो बेसिक बातें हैं। इसमें किसी विषय या चीज का विस्तार से प्रशिक्षण किया जाता है ना। जैसे कि आप जिस स्तर पे जाएंगे उस स्तर पे उसकी जो विस्तारिता है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी आप पीजी में होंगे तो पीजी का जो डिजिटेशन होता है उसमें मतलब एक सेमेस्टर का एक समझिए कि 4-5 क्रेडिट का होता है तो उसकी लघुता होती है, उसकी जो विस्तारिता होती है वो लघुता होती है, विस्तार नहीं होता है वो। लेकिन आप पीएचडी करेंगे तो पूरा पीएचडी ही शोध है, रिसर्च करना होता है, तो आप विस्तार से उसमें करेंगे, विस्तार से चीज़ों को समझेंगे, एक टॉपिक पे आप गहन अध्ययन करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, फिर आप लिखेंगे, तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है हाँ। तो इसमें तीसरा में क्या है, अलग अलग प्रकार के अध्ययन अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे किस तरीके के हैं। कुछ अध्ययन या देखते हैं कि किसी कार्यक्रम या अभ्यास को कैसे लागू किया जा रहा है ना। प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रोसेस एवेलुएशन कहते हैं इसको, ठीक बात है ना। इसमें भी कह रहा है कि कोई कार्यक्रम अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है या नहीं, इसे परिणाम मूल्यांकन भी कहते हैं। यानी मतलब इसमें दो तीन चीजें बात आ गई है कि शोध का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर ढूंढना, जो कि आपने पहला जिसमें लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि किसी विषय का विस्तार से प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण मतलब खोजबीन करना, है ना। और अलग अलग अध्ययन का अलग अलग प्रश्नों से उत्तर देते हैं, है ना। किसी कार्यक्रम या अभ्यास को कैसे लागू किया जा रहा है, इसे प्रक्रिया मूल्यांकन कहते हैं। यानी देखिए ये जो है 4 और 5 पॉइंटर, इसको हम आगे बहुत बढ़िया से समझेंगे, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं। शोध डिजाइन पे आते हैं। तो शोध डिजाइन एक समग्र रणनीति है जिसके माध्यम से शोधार्थी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और शोध समस्या का समाधान करते हैं, है ना। ये हो गया है। इसमें मतलब इसमें अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो शोधार्थी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने और शोध समस्या को समाधान करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह अब नीचे आते हैं, पॉइंटर्स में आते हैं। यह शोध समस्या को हल करने का व्यवस्थित तरीका है, जो ऊपर हमने बात कही, शोध डिजाइन, है ना। शोध ये मेथोलॉजी रहा है और हमने शोध डिजाइन की तरफ आते हैं। इसमें शोध के चरों को मापने की प्रक्रिया तय की जाती है, ठीक है। शोध प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की विधियां तय की जाती है, ठीक है। शोध पद्धति शोध डिजाइन का एक ही हिस्सा है। यानी शोध पद्धति जो है, जो हमने ऊपर पढ़ा, वो शोध डिजाइन का ही एक हिस्सा होती है। यानी दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं और शोध पद्धति शोध डिजाइन का ही एक हिस्सा होता है। तो आप इसको मोटा देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं और इसमें सवाल इससे सवाल बनते उनते हैं नहीं, है ना। ये आपसे कौन थोड़ी पूछा जाएगा कि अनुसंधान क्या है, सवाल नीचे से पूछा जाएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि शोध क्या है, शोध पद्धति क्या है, शोध डिजाइन क्या है। तो है ना, इसको ज़्यादा समझने की समझना ज़्यादा है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे जो है
उस पे सवाल बने हैं, जिसमें जो जो हम वीवीआईपी लगाएंगे उस पे सवाल बहुत देखने को मिलेंगे आपको। आप भी देख सकते हैं। तो शोध डिजाइन जो है हमने उसको देख लिया। शोध पद्धति शोध शोध डिजाइन का ही एक हिस्सा होता है, यानी रिसर्च मेथोलॉजी जो है रिसर्च डिजाइन का ही एक हिस्सा होता है। अब अनुसंधान के क्षेत्र। अब अनुसंधान का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो है अंतः विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी। ये क्या होता है? अंतः विषयक मतलब विभिन्न विषयों के ज्ञान और विधियों को मिलाकर अध्ययन करना, है ना। जैसे कि आपका सोशलॉजी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, तो इन सारे सब्जेक्टों को मिला के कोई एक कॉमन सब्जेक्ट मतलब टॉपिक निकाल के आप उस पर अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, है ना। क्रॉस डिसिप्लिनरी, तो ये क्या है? एक विषय को दूसरे विषय के दृष्टिकोण से देखना, क्रॉस डिसिप्लिनरी, है ना। ऐसे क्रॉस डिसिप्लिनरी तो क्या हुआ, जैसे कि मैं सोशलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर हिस्ट्री को देखूंगा, अगर उस पर रिसर्च करूंगा, तो मैं सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करूंगा कि मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, या सामाजिक व्यवस्था की जो हायरार्की थी वो कैसी थी। तो ये हो गया क्रॉस डिसिप्लिनरी, है ना। इस तरीके से आप अपना भी उदाहरण जोड़ सकते हैं। बहु विषयक, बहु विषयक तीसरा क्या है? बहु विषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग विषयों के लोग साथ काम करते हैं और अपने अपने विषय के ज्ञान का उपयोग करते हैं। यानी मैं सोशलॉजी, आप हिस्ट्री, कोई पॉलिटी, कोई ज्योग्राफी, सब बैठ के और हम लोग साथ में रिसर्च करते हैं और अपने अपने विषय के ज्ञान का उपयोग करते हैं, है ना। मतलब ब्रेन स्ट्रॉमिंग हमने पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मतलब उसी तरीके से हम रिसर्च करते हैं और हमारा ब्रेन स्ट्रॉमिंग होता रहता है। ट्रांस डिसिप्लिनरी, है ना। ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है? विषयों की सीमाओं से आगे बढ़कर एक नया बौद्धिक ढांचा तैयार करना। यानी सारे विषयों को, मतलब जो आपके बहुविषयक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसकी सीमाओं से आप आगे निकल जाना, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो आगे निकल जाना, कुछ नया। जैसे कि कोई सब्जेक्ट की उत्पत्ति होती है, जैसे सोशलॉजी, तो सोशलॉजी जो है वो बनी कब थी? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 1838 के आसपास इसका नामकरण अगस्त कॉम्ट ने किया था। तो कैसे किया? तो वही है ये ट्रांस डिसिप्लिनरी की विषयों की सीमा से आगे बढ़कर एक नया बौद्धिक ढांचा तैयार करना, यानी किसी नई विचार को उत्पन्न करना। ट्रांस डिसिप्लिनरी उसको बोलते हैं, जो नई एक नया स्ट्रक्चर ही तैयार कर देना बौद्धिकता का, यानी इंटेलेक्चुअलिटी का। तो अब आते हैं अनुसंधान पद्धति के प्रमुख घटक। घटक कौन कौन से हैं? तो अनुसंधान डिजाइन जो है, रिसर्च डिजाइन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। उपयुक्त शोध दृष्टिकोण का चयन जैसे करना, जैसे गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित विधि, है ना। इसके बारे में, इस सब के बारे में हमने नीचे बहुत अच्छे से लिखा है। अध्ययन की संरचना तय करना, जिसमें दायरा, उद्देश्य और शोध प्रश्न परिकल्पना शामिल होते हैं, है ना। तो ये हो गया अनुसंधान डिजाइन। दूसरा है नमूना डिजाइन। यह तय करना कि जनसंख्या के उप समूह नमूना का चयन कैसे किया जाएगा, यानी सैंपल डिजाइन। यानी होता है, अभी हमने पढ़ा है ना, मतलब अभी आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो उसमें सैंपलिंग डिजाइन यानी संख्या के उपसमूह का चयन कैसे किया जाएगा। अगर कोई, जैसे मुझे है, अगर मैं ज्वाइंट फैमिली पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो हम कैसे चयन करेंगे कि ज्वाइंट फैमिली का, भारत में तो करोड़ों ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन हमको कहाँ से मिलेगा डेटा, हम क्या फिल्टर लगाएंगे। तो उसी की बात हो रही है नमूना डिजाइन का, यानी सैंपलिंग डिजाइन का, है ना। यहाँ पे भी लिख रहा है कि प्रतिनिधि परिणामों के नमूनाकरण तकनीकों से, जैसे यादृच्छिक, मतलब ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक स्तरीकरण, सुविधा, है ना, नमूनाकरण इत्यादि। तो देखिए कभी कभी ना, मतलब आपको हिंदी में कई शब्द आपको ऐसे लगेंगे जो कि सामान्य बोलचाल में नहीं है, तो आपको अंग्रेजी भी थोड़ी उसका, जैसे कि ये अपना नमूनाकरण, है ना, ये नहीं मिलेगा आपको हिंदी में भी। यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको नमूनाकरण नहीं मिलेगा, वहाँ पे सैंपलिंग ही यूज किया जाता है ना। तो सैंपल जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हमने मतलब पूरा हमने इसको अथी कर दिया है, हिंदी कर दिया है, लेकिन ठीक है, हमको कर देना चाहिए था यहाँ पे, सैंपलिंग लिख देना चाहिए था, ठीक है। डेटा संग्रह, डेटा एकत्र करने की विधियां तय करना, जैसे सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है बताइए? सर्वेक्षण क्या होता है? जैसे अभी बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है ना। जाति जो जनगणना होता है, तो उसी को सर्वेक्षण भी बोलते हैं मोटा मोटी, वही जनगणना सर्वेक्षण ही होता है।
साक्षात्कार यानी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अवलोकन यानी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग या द्वितीयक स्रोत यानी द्वितीयक स्रोत क्या होता है, जो पहले से हो चुका है ना, तो उसको द्वितीयक स्रोत बोलते हैं। प्रश्नावली या साक्षात्कार निर्देशिका जैसे उपकरण तैयार करना, ठीक है। डेटा विश्लेषण, एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी, गुणात्मक या मिश्रित तकनीकों का उपयोग, है ना। डेटा विश्लेषण क्या हुआ कि एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय, गुणात्मक या मिश्रित तकनीकों का उपयोग। डेटा से महत्वपूर्ण निष्कर्ष और पैटर्न निकलता है, तो स्वाभाविक है डेटा से ही निकलेगा, है ना। व्याख्या और निष्कर्ष, तो शोध के उद्देश्यों के संदर्भ में डेटा की व्याख्या करना, परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और शोध प्रश्नों से जोड़ना, तो ये सारा चरण है। अब देखिए ना, चरण में मतलब आपको और पहले अनुसंधान को रिसर्च डिजाइन की जाती है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनुसंधान पद्धति के प्रमुख घटक क्या है, पहले अनुसंधान डिजाइन की जाएगी, फिर नमूना नमूना का डिजाइन, सैंपल डिजाइन की जाएगा, फिर डेटा संग्रह किया जाएगा, फिर डेटा विश्लेषण किया जाएगा, फिर जो है व्याख्या या निष्कर्ष, तो एक क्रम है ना, एक चैन बना हुआ है। फिर नैतिक विचार, नैतिक विचार में क्या है कि अनुसंधान में नैतिक मानकों का दिशा निर्देश का पालन करना है। नैतिक मानक क्या है, नीचे हमने उसको दिया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि आप किसी से झूठ बोल के डेटा न लाएं। नैतिक मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि किसी के साथ झूठ न करें, जलसाजी न करें, जो आपने काम किया उसको ईमानदारी से करें, किसी का चोरी न करें, कोई डेटा कहीं से चोरी करके न लाएं, है ना। इसमें क्या है, अधिकार या गोपनीयता की रक्षा करना, यानी प्रतिभागियों के अधिकार और गोपनीयता, यानी जिससे आप डेटा लेके आ रहे हैं तो उनका अगर कंसर्न नहीं है कि वो अपने नाम के साथ मतलब आपके रिसर्च में है, तो उसकी गोपनीयता का भी आपको ध्यान रखना है। अब ट्राइब्स के बीच में जाए, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि जब पब्लिक हो जाए तो उनकी उन पे थोड़ी सी मुश्किलात ला सकती है, तो इसके लिए जो है गोपनीयता का ध्यान रखना। और क्या है, वैधता और विश्वसनीयता, हमने ऊपर पढ़ा है, वैलिडिटी नीचे भी अच्छा उसका जिक्र है, उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि शोध परिणामों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, त्रुटि और पूर्वाग्रह को कम करना, ठीक है। सीमाएं और भविष्य की सिफारिशें, अध्ययन की सीमाओं को स्वीकार करना, आगे के अनुसंधान के लिए नई क्षेत्रों को पहचान करना, रिपोर्टिंग और प्रस्तुति, शोध प्रक्रिया और निष्कर्ष को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से लिखना, परिणाम को शोध रिपोर्ट, लेख और प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत करना, और लास्ट में क्या है, पुनरावृत्ति प्रक्रिया, है ना। यानी शोध पद्धति अक्सर पुनरावृत्ति, दोहराने योग्य प्रक्रिया होती है। प्रारंभिक निष्कर्ष या नई चुनौती के आधार पर संशोधन किए जा सकते हैं। अब देखिए, अब आपको जो है इसको दिमाग में कैसे बैठाना है। तो अनुसंधान पद्धति के जो प्रमुख घटक हैं कौन कौन से हैं, तो एक एक चैन बना लीजिए, और चैन की जो कड़ी होती है उसको उससे समझिए। पहले क्या करेंगे, पहले जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले बनता है डिजाइन, बनता है ना डिजाइन। किसी आप वास्तुकार के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, तो क्या बनाता है, पहले डिजाइन बनाता है। तो पहले बन गया डिजाइन, अनुसंधान रिसर्च डिजाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, नमूना डिजाइन यानी सैंपलिंग, यानी क्या, यहाँ पे सैंपलिंग अगर घर के उदाहरण ले तो क्या आएगा, ईटा बालू गिट्टी जो होगा उसको सैंपलिंग के हिसाब से समझिए कि पहले नमूना डिजाइन यानी सैंपलिंग डिजाइन, है ना, कि आप डिजाइन मतलब जो बना रहे हैं उसका नमूना सैंपलिंग डिजाइन कैसे होगा, है ना। तीसरा क्या है, डेटा संग्रह, है ना। तो अब जो सारा सामान आप जो लेके आए हैं उसको संग्रह करना, यानी मतलब व्यवस्थित रूप से रखना, घर के उदाहरण से अगर ले तो। फिर जो है डेटा विश्लेषण, यानी सबकी जो है एक साथ जोड़ के घर बनाने की तैयारी शुरू करना। फिर व्याख्या निष्कर्ष, यानी घर बना कैसा बना उसका फिर नैतिक विचार कि आपने उस घर में पैसा जो लगाया है वो पैसा ठीक है या नहीं, या फिर जो लगाया है काम जो हुआ है वो ईमानदारी से हुआ है कि नहीं। वैधता और विश्वसनीयता, यानी जो घर बना उसकी जो मजबूती है वो कितना मजबूत हुआ, उसका जो प्रोसेस है उसको हमने किस तरीके से किया, अगर हम उसके दो मतलब बगल में भी उसी प्रक्रिया से घर बनाए तो क्या वैसा ही बनेगा, उसी को वैधता विश्वसनीयता कहते हैं। और सीमाएं और भविष्य की सिफारिशें, यानी कि कुछ कमियां रह गई हों और भविष्य की बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ सिफारिशें, मतलब स्वाभाविक है कुछ प्रक्रिया के बाद सिफारिशें होती है। रिपोर्टिंग और प्रस्तुतिकरण, यानी उस पूरे प्रक्रिया में किन किन चरणों से हम गुजरे हैं, क्या क्या हुआ है, उस सब की रिपोर्टिंग, प्रस्तुतिकरण और पुनरावृत्ति प्रक्रिया। तो आप इसको घर के उदाहरण से भी जोड़ सकते हैं, जो कि ये पूरा कॉर्पोरेट नहीं है, मतलब पूरा संदर्भित नहीं है, लेकिन आप किसी और चीज को उदाहरण से जोड़ लीजिए, है ना। एक चैन के माध्यम से समझिए कि एक सिर्फ चैन है जो कि कड़ी में जुड़ा हुआ है,
एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी। पहला कड़ी क्या है? अनुसंधान डिजाइन। दूसरा कड़ी क्या है? सैंपल डिजाइन। तीसरा कड़ी क्या है? डेटा संग्रह। फिर डेटा विश्लेषण, फिर व्याख्या निष्कर्ष, फिर नैतिक विचार, वैधता और विश्वसनीयता, सीमाएं और भविष्य की सिफारिशें, रिपोर्ट और प्रस्तुति, पुनरावृत्ति, प्रक्रिया। ठीक है। अब जो है हम चलते हैं आगे, अनुसंधान की विशेषताएं, है ना। तो अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो पहला होता है समस्या समाधान उन्मुख, यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, है ना। अनुसंधान हमेशा किसी समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए किया जाता है। शोध शुरू करते समय समस्या और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो और रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो रिसर्च शुरू करने से पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम कुछ फाइंडिंग्स तक पहुंच पाएंगे, है ना। पहला हो गया। दूसरा क्या है? तार्किकता, लॉजिकल। ऊपर हमने चर्चा किया था, अब नीचे फिर आ गया, आप इसको अच्छे से देखिए। शोध में निकाले गए निष्कर्ष तर्क और प्रमाण पर आधारित होने चाहिए, यानी जो निष्कर्ष है वो तर्क और प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए। प्रमाण क्या है? कि अगर कोई चीज को हम लिख रहे हैं या कोई चीज का रिसर्च कर रहे हैं तो उसके जो जुड़े चीजें हैं वो कितना प्रमाणित है, यानी वो सिर्फ हवा में तो नहीं लिख दी गई है, या कोई बोल रहा है तो हम नहीं लिख दे रहे हैं, हम उसके तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाणित यानी प्रमाण, समझ रहे हैं ना, प्रूफ। बिना सही कारण और प्रमाण के निकाला गया निष्कर्ष तार्किक नहीं माना जाएगा। कारण और प्रमाण, इसको समझ लीजिए, समझ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। शोध अब क्या है इसको बारे में देख लेते हैं। शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विचार या भावनाओं से प्रभावित हुए बिना वास्तविक तथ्यों का आधार पर अध्ययन करना चाहिए। इसका मतलब है कि परिणाम निष्पक्ष और वास्तविक हो। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और मैं गया कास्ट सिस्टम पे रिसर्च करने, ठीक है। अब चूंकि अब मैं दलितों पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो अब जो है मेरी जो भावनाएं हैं वहां पे उसको हमको, अगर ये फैक्ट्स आ रहे हैं वहां से कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मान लीजिए, मतलब मैं इस पे आपको ये नहीं कहता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सिर्फ एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर दलितों पे अत्याचार हो रहा है और मैं एज ए ब्राह्मण वहां पे जाके बता दूं कि भाई अपनी रिपोर्ट में लिख दो कि नहीं नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता का हानि, यानी इसको सब्जेक्टिविटी बोलते हैं, व्यक्तिनिष्ठता, यानी हमारी जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं वो उसमें जुड़ जाती है, वस्तुनिष्ठता को हानि पहुंचाती है, और वो परिणाम जो है वो मतलब समझिए कि वस्तुनिष्ठहीनता की तरफ चला जाता है। निष्पक्षता, है ना, इम्पार्शियलिटी, 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 ये देखिए बड़ा बड़ा वर्ड जो है ना हमको ही उच्चारण में समझ, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। इम्पार्शियलिटी दो चार बार बोल लेने से ना वो ठीक हो जाता है, आप भी तैयारी कीजिए, इस तरीके से बड़ा मुश्किल होता है सामने आके। इम्पार्शियलिटी, है ना। शोध में किसी पक्ष का समर्थन करने के लिए आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक अच्छा शोध हमेशा निष्पक्ष और ईमानदार होता है। पहले हमने उदाहरण दिया ना कि एक ब्राह्मण एक दलित के पास जाता है तो निष्पक्ष होना चाहिए, उनकी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको लिखना चाहिए, बशर्ते ये नहीं कि अपनी भावनाएं, अपनी उसकी जो बातें आ रही है उसको हम तोड़ मरोड़ के या किसी और तरीके से करें। तो इसमें जो है पार्शियल नहीं होना है, इम्पार्शियलिटी हमारे व्यवहार में होना चाहिए। सटीकता, एक्यूरेसी, तो शोध से प्राप्त जानकारी और निष्कर्ष सही और सटीक होने चाहिए, है ना। गलत या अधूरी जानकारी से गलत निर्णय हो सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, मतलब सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। व्यवस्थितता, सिस्टमैटिक। हिंदी के भी कुछ शब्द होते हैं जिसको उच्चारण में जो है मुश्किलें होती हैं, सबको होती है। तो व्यवस्थितता, अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है, हमने ऊपर चर्चा किया है इसको। इसमें हम हर चरण समस्या इसमें हम हर चरण समस्या चयन, डेटा संग्रह, विश्लेषण, निष्कर्ष एक क्रम में करते हैं, यानी एक एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो एक, जैसे हमने बोला ना कि चैन है, चैन में जो कड़ी होती है ऐसे फंसी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसी तरीके से सो रिसर्च है, जिसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्शन, फिर उसका जो है विश्लेषण, फिर निष्कर्ष एनालिसिस, तो इस तरीके से एक पूरा प्रक्रिया होता है ना। फिर उसका रिपोर्ट राइटिंग, तो एक प्रक्रिया होता है जो एक क्रम के बाद एक क्रम होता है।
तो पहले ही आप निष्कर्ष निकाल दीजिएगा तो डेटा चयन कैसे होगा। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि उसका क्रम बताइए। हमने नीचे उसको बड़े बारीकी से अच्छे से लिखा है, लेकिन आप उसको समझिए कि एक क्रम होता है, एक चैन का जो हुक होता है ना, कड़ी वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, और एक एक सीक्वेंस में होता है कि डेटा जब तक संग्रह नहीं करेंगे तब तक विश्लेषण कैसे करेंगे, आप बताइए ना। कि डेटा विश्लेषण पहले तो नहीं होगा, पहले तो डेटा संग्रह होगा, और डेटा संग्रह से पहले तो समस्या का चयन होगा ना, है ना। तभी तो निष्कर्ष की तरफ हम जाएंगे, है ना। सत्यापन योग्यता, है ना, वेरिफिकेबिलिटी। तो शोध के परिणामों को अन्य शोधकर्ता भी दोबारा जांच सकते हैं, यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं और जो हमने फाइंडिंग्स दी है, जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, वो कोई और व्यक्ति भी जाके उसको प्रमाणित कर सकता है। यानी वो शोध भी, अगर वो भी शोध करता है उसी मेथड से, तो उसको भी परिणाम उसी के आसपास आएगा या वही आएगा, है ना, समान परिणाम मिलने चाहिए। तब जो है उसको सत्यापन योग्यता के स्वरूप माना जाता है। वेरिफिकेबिलिटी, अनुभवजन्य, इम्पेरिकल। शोध वास्तविक अनुभव, अवलोकन और आंकड़ों पर आधारित होता है। इसमें केवल वही बातें स्वीकार की जाती है जिसका प्रमाण अनुभव और तथ्यों से मिलता है। तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब जो है क्या कंटिन्यू करें या रहने दें? नहीं, प्रत्यक्ष बात तक तो पढ़ाई दें। तो अनुसंधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अब इसको थोड़ा देख लीजिए। तो अब थोड़ा सा आपको गंभीरता से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल जो है आने लगेंगे। क्योंकि ये जो है ये सब, ये तो देखिए, ये तो आपको दिमाग में आएगा ही कि मतलब वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, समस्या समाधान। तो इस मतलब एक पक्ष है कि रिसर्च एक की आदर्श स्थिति इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसमें आपको बोल देगा कि भाई नहीं, पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठता के अलावा व्यक्तिनिष्ठता होनी चाहिए, तो आप तो वहाँ सीधा आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा समझने की, याद करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो उद्देश्य का जो, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, तो यही है व्यवसायिक और सामाजिक समस्याओं को समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी शोध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी समस्या को अच्छी तरह से समझना होता है। तब शोधकर्ता समस्या को समझ लेता है कि लेता है तो वह उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर सही विश्लेषण कर सकता है। समझ गए। कारण प्रभाव का संबंध की पहचान करना। शोध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह जानना होता है कि किसी घटना के पीछे क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कौन सा कारण किस परिणाम का को उत्पन्न करता है, उसका वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन किया जाना। ठीक है। कारण और प्रभाव का, यानी गर्मी बढ़ने से आप बाहर नहीं निकल पाते, यानी गर्मी बढ़ने से आइसक्रीम की खपत ज्यादा होने लगती है, कारण है ना। ठंडा में आइसक्रीम की खपत नहीं होती है, गर्मी बढ़ने से, गर्मी होने से सॉफ्ट ड्रिंक बढ़ने लगती है, उसकी उत्पाद, उसकी खपत। तो ये कारण संबंध हो गया। तो यही मोटा मोटी है कि कारण संबंधों का अध्ययन करना, है ना। मॉल खुल जाने से अ, आर्थिक जो वो है, उसको लचीलापन जो है वो ज्यादा होने लगती है ना। बाढ़ आ जाने से विस्थापित होने लगते हैं लोग, माइग्रेट माइग्रेशन की तरफ जाने लगते हैं लोग, माइग्रेट हो जाते हैं, है ना। तो ये अब तीसरा क्या है, नई विचारों और सिद्धांतों का विकास करना। शोध के माध्यम से नई विचार, शोध सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती है। सही बात है। अब जितने भी आप पढ़ रहे हैं अपने पीजी में थ्योरी, वो कैसे हुआ है, शोध के माध्यम से ही ना विचार बना, विचार से सिद्धांत बना। इसमें नई तकनीक और नए ज्ञान का विकास होता है तथा पुराने और गलत सिद्धांतों को हटाने में मदद मिलती है। तो नए विचार बनते हैं। अब जैसे कि कई ऐसे विद्वान रहे हैं जिनकी विचारों को खंडन किया गया है और नई, उसकी जगह पे नई विचारों को लाया गया। तो एक शोध से ही होता है। जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो हम आज जितने सिद्धांत पढ़े हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वो किसी न किसी थ्योरी को काउंटर करके ही आया है, और आने वाले भविष्य में उस पर भी काउंटर लोग करेगा, उस पर भी नए विचार लेके आएंगे। तो ये सतत प्रक्रिया है कि एक विचार आया, फिर उसके बाद ऊपर दूसरा विचार आएगा, काउंटर करके फिर तीसरा विचार आएगा, फिर चौथा विचार आएगा। तो इस तरीके से एक सतत प्रक्रिया है ना। चौथा क्या है, गुणवत्ता में सुधार करना। तो शोध का उद्देश्य किसी उत्पादन, सेवा, तकनीक और मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है। गहन अध्ययन और जांच के माध्यम से बेहतर तरीके और समाधान खोजे जाते हैं। यानी
शोध के उद्देश्य किसी भी उत्पादन, सेवा, तकनीक, मानव जीवन यानी ओवरऑल पूरी व्यवस्था को, है ना, वैश्विक व्यवस्था को बेहतर बनाना होता है ना। जैसे अभी एआई आ गया, तो एआई भी शोध का ही परिणाम है, रिसर्च के बाद ही एआई आया है। एआई आने से क्या क्या फायदा हुआ कि आप बड़े मतलब आसानी से कुछ लिखवाना हो, कुछ डेटा एनालाइज करवाना हो, पीपीटी बनवाना हो, वर्ड में कुछ करवाना हो, सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता है ना। तो ये कैसे कैसे हुआ, मतलब ये जो पूरी मानव सभ्यता है वर्तमान की, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब तो एआई ये भी है कि अब तो रोबोटिक एआई आ गया है, वो आपके साथ खेल भी लेता है, आपके लिए पानी गर्म भी कर देता है, तो सब कुछ व्यवस्था जो है धीरे धीरे जो है वो कर रहा है। तो ये सिर्फ आज नहीं, इससे पहले मोबाइल आया था, जब चिट्ठी का दौर था उसमें मोबाइल आया, तो मोबाइल नया था, तो मोबाइल ने पूरे व्यवस्था को बहुत आसान किया। पहले चिट्ठी था, पहले उससे पहले कबूतर था, है ना। तो एक देखिए क्रम है, हर एक क्रम के ऊपर एक क्रम होता है जो कि पिछले वाले से आसान, सहज और तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम होता है, जो कि आपके पूरे जीवन पद्धति को आसान बना देता है। पहले लोग बैलगाड़ी से चलता था, है ना, बैलगाड़ी से यानी 10 किलोमीटर चलना हो तो पूरा दिन लग जाता था। उसके बाद साइकिल आया, साइकिल 1 घंटा में चलता है, 10 किलोमीटर, 20 किलो, 10 किलोमीटर 2 घंटा में चलता है। फिर आपके पास ये दो चक्का वाहन है, फिर फोर व्हीलर है, फिर ट्रेन है, फिर हेलीकॉप्टर है, तो इस तरीके से फिर जेट हो गया, है ना, फिर बुलेट ट्रेन। तो आप देखिए कि एक क्रम है, पहले बुलेट ट्रेन नहीं था, तो एक क्रम के माध्यम से ही बढ़ता 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 गया। तो गुणवत्ता कैसे आई, रिसर्च से ही आई, निरंतर रिसर्च से। उसके बाद धीरे 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 प्रगति करती चली गई। तो आज का क्लास यहीं तक है। कैसा लग रहा है, चूंकि मैं भी नया ही हूँ तो हो संभव तो कुछ गलतियां हो सकती है मेरे साइड से, तो मान के ही चलता हूँ, मैं धीरे धीरे मैं ही सीखूंगा। लेकिन मैं प्रयास हमेशा कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आप उसको बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करें। बेट का भी एग्जाम होने वाला है, जेट का होने वाला है, यूजीसी नेट का होने वाला है, तो आप मतलब अगर ये तो मैं पूरा नेट के आधार पे बना रहा हूँ, लेकिन चूंकि नेट ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण एग्जाम है और ज़्यादा उसमें कठिन है स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट से, तो अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो सारा हो जाएगा, जेट भी हो जाएगा आसानी से और बेट भी हो जाएगा। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए, पढ़िए, और आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा तो नोट्स भी मिल जाएगा आपको, ये सारा कुछ बदले में आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी अभी अच्छी वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए लगिए। और उसकी पहली बात है यही है कि आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से जो भी हो सकता है उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 मतलब 80% नंबर के आसपास आपको आएगा अगर आप मेरी कही चीज़ों पे रहेंगे, ये नोट्स पढ़ेंगे, हमारी कहे हुए PYQ जो लगाएंगे, सब कुछ अगर हमारे माध्यम से आप चलते रहेंगे तो 80% के आसपास कहीं नहीं जाने वाला है, जो कि आपको नेट और नेट के संभवतः JRF भी करवाने में आसानी हो। तो थैंक यू। फिर मैं कोशिश करूंगा कि निरंतर वीडियो आपको मिलता रहे, कल परसों जब भी, मतलब चूंकि समय मेरे पास अभाव है, खुद भी बहुत पढ़ना होता है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल के आपके लिए ये सब किया जाए। बदले में आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ सजेशन भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए फिर शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।